Now we're starting with your introduction to DC drives. So what are DC drives? It is a configuration of power electronic devices and controllers, aim of which will be speed control, maintaining the torque profile and armature current control of DC motor. तो इसमें आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे. उन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके हम स्पीड कंट्रोल अचीव करेंगे. हम एक जो डिज़ायर्ड टॉर्क प्रोफाइल होगी उसे मेंटेन करेंगे. आर्मेचर करंट कंट्रोल से हम स्पीड ऑफ जो आपका डीसी मोटर है हम उसको कंट्रोल करेंगे. सो योर डीसी मोटर ड्राइव्स, दे आर a configuration of power electronic devices and controllers, the aim of which will be speed control, maintaining your torque profile, armature current control of DC motor. तो जो आपकी ये डीसी मोटर ड्राइव्स हैं, दे फाइंड वाइड एप्लीकेशन जहाँ पर आपको यू नीड एडजस्टेबल स्पीड, गुड स्पीड रेगुलेशन, फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग, ब्रेकिंग एंड रिवर्सिंग. सो ये जो आपकी डीसी मोटर ड्राइव्स हैं, वेयर डू दे फाइंड एप्लीकेशन? So wherever you require adjustable speed, आप स्पीड चेंज करना चाहते हो, you need a good speed regulation, applications जहाँ पर frequent starting is required, braking and reversing. So इसकी applications कहाँ कहाँ पर होती है? So your DC motor drives, they are used in rolling mills, hoists, excavators, क्रेन्स. ये जो एक्सकेवेटर्स होते हैं, जो आप वो बड़ी मशीनें देखते हो, नॉट जेसीबी जो होते हैं वो नहीं, उनसे बड़े जो चेन्स पे चलते हैं, तो वहाँ पर जो उनके मोटर होते हैं वहाँ पर आप ये डीसी मोटर ड्राइव्स देख सकते हो. सो दे आर रोलिंग मिल्स, हॉइस्ट्स, एक्सकेवेटर्स, क्रेन्स, मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मिल्स, printing presses, or traction applications.
तो डीसी मोटर ड्राइव्स होती क्या है? इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, कंट्रोलर्स होंगे, तो यूजिंग दोज आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर डीसी मोटर, यू कैन मेंटेन द टॉर्क प्रोफाइल, आप आर्मेचर करंट कंट्रोल कर सकते हो ऑफ योर डीसी मोटर। हम एप्लीकेशंस कहाँ पर देखते हैं डीसी मोटर ड्राइव्स की? एडजस्टेबल, अगर आपको स्पीड एडजस्ट करनी होगी, यू वांट अ गुड स्पीड रेगुलेशन, ऐसी एप्लीकेशन जहाँ फ्रीक्वेंटली आपको मोटर को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग करनी पड़े या आपको रिवर्स करना पड़े अपना ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। तो ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होती हैं? रोलिंग मिल्स में होंगी, हॉइस्ट्स में होंगी, एक्सकेवेटर्स, क्रेन्स, मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मिल्स, प्रिंटिंग प्रेसेस एंड ट्रैक्शंस। तो 1960s से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि जो आपकी एसी ड्राइव्स हैं ये रिप्लेस कर देंगी कंप्लीटली आपकी डीसी ड्राइव्स को। जैसे आपके अगर आप जनरेशन साइड पे देखोगे तो लास्ट वाली क्लास में मैंने बोला था कि जनरेशन साइड पे अब ऑलमोस्ट जो आपके ये डीसी जनरेटर्स हैं वो ऑब्सोलीट हो गए, वो अब यूज़ होते ही नहीं हैं, वो बिल्कुल ही उनका यूज़ ख़त्म हो चुका है। तो द रीज़न दैट वी स्टडी दीज डीसी मशीन्स इज़ बिकॉज ऑफ दीज डीसी मोटर्स। तो लेट 60 से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है दैट योर एसी ड्राइव्स दे विल रिप्लेस योर डीसी ड्राइव्स। लेकिन आजकल भी बिकॉज ऑफ वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशंस जो डीसी ड्राइव्स हैं वो अभी भी पॉपुलर हैं, क्योंकि इनकी एक तो कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू योर एसी मोटर ड्राइव्स, थोड़े ज़्यादा रिलायबल होते हैं, और जो स्पीड कंट्रोल है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो ये नहीं है अब, बट विद द एडवेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अब आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा है, एवरी ईयर यू आर सीइंग कि एसी जो आपकी ड्राइव्स हैं वो डीसी ड्राइव्स को एक कंपटीशन दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बेटर होती जाएगी तो ये जो डीसी मोटर ड्राइव्स हैं, जब एसी मोटर ड्राइव्स जो इनकी एडवांटेजेस हैं उनको ओवरकम कर लेंगे तो उस टाइम पे आप देखोगे कि ज़्यादा एसी मोटर ड्राइव्स यूज़ होती हैं, बट डीसी मोटर ड्राइव्स अभी भी यूज़ होती हैं। ये ऑब्सलीट नहीं है कि अब ये यूज़ ही नहीं होती, अभी भी बिकॉज ऑफ वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशंस जो डीसी मोटर ड्राइव्स हैं ये अभी भी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। सो इन डीसी मोटर ड्राइव्स सबसे पहले हम जिस मोटर के बारे में पढ़ेंगे दैट इज़ योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में क्या है, आपके पास दो सर्किट्स होते हैं, यू हैव अ फील्ड सर्किट एंड एन आर्मेचर सर्किट, और ये जो सर्किट होते हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो इफ आई मेक योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की अगर मैं आपको उसकी सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। This is your armature voltage. Armature resistance, armature inductance. This is your back EMF. And here is your field circuit.
This is the field voltage. Field resistance and inductance of the field. तो सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी मोटर होता है आपका, इसमें सेपरेट आपका होता है, दिस इज योर फील्ड सर्किट, and here you have your armature circuit. So अगर आप ये अपनी फील्ड वोल्टेज चेंज करोगे, इससे आपके इस आर्मेचर वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर आप अपनी आर्मेचर वोल्टेज चेंज करोगे, इस फील्ड सर्किट की इस वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एन इनहेरेंट डिकपलिंग बिटवीन दीज टू सर्किट्स. अभी फील्ड सर्किट का क्या काम क्या होता है, बाय चेंजिंग, अगर यहाँ से जब आप इसमें ये वोल्टेज वी एफ प्रोवाइड करते हो, सो ए करंट विल फ्लो, एंड दिस करंट इज योर फील्ड करंट. इस फील्ड सर्किट में क्या होता है, योर फ्लक्स इट इज अ फंक्शन ऑफ योर फील्ड करंट. सो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ योर फील्ड करंट, आप अपने फ्लक्स को एडजस्ट कर सकते हो. तो फील्ड सर्किट का काम ही होता है टू प्रोड्यूस फ्लक्स. जो आपका आर्मेचर सर्किट होता है, so when you provide it with this voltage, a current will flow, and this current is your armature current. बाकी जो वर्किंग थी आपकी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की, ये मैंने ऑलरेडी पिछले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें कंप्लीट किया हुआ है. पूरा जो इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने देख लिए थे, कैसे बाय चेंजिंग आपका ईए और आईए के बीच में क्या कनेक्शन आ रहा है. टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए थे. तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ वापस जाओ और एक बार इस क्लास के बाद उन वाले वीडियोस को चेक कर लेना. सो दिस इज योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. हम व्हेन यू वेरी वीएफ, आपका आईएफ चेंज होगा, आईएफ के चेंज होने की वजह से आपका फ्लक्स चेंज होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, आपका ये बैक ईएमएफ का कुछ वैल्यू आ जाएगा. तो मैंने आपको उधर पे दिखाया था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर्स एंड शंट डीसी मोटर. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स आता था, एंड इन शंट मोटर्स हमारे पास बस एक हमारा कर्व आता था. तो यहाँ पर क्या हमारे पास फील्ड सर्किट है और आर्मेचर सर्किट है. फील्ड सर्किट का क्या काम है, टू प्रोवाइड दिस फ्लक्स. देन जब आपका एक कंडक्टर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा आपके आर्मेचर सर्किट में, एंड दैट इज योर बैक ईएमएफ ई ए. तो अगर हम इसकी इक्वेशंस देखेंगे, तो आर्मेचर सर्किट की हमारी इक्वेशन दैट विल बी योर वी ए, दिस विल बी इक्वल टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई ए बाई डी टी प्लस बैक ई एम एफ ई ए. और जो फील्ड सर्किट है, इसकी इक्वेशन हमारी आ जाएगी वी एफ विल बी इक्वल टू आई एफ आर एफ प्लस एल एफ डी आई एफ बाई डी टी. तो जब हम स्टेडी स्टेट कंडीशंस में काम कर रहे होंगे, तो आपका ये वाला जो क्वांटिटी है यहाँ पर, ये खत्म हो जाएगी. तो उस टाइम पे जो आपकी इक्वेशन है, वो दैट विल बी वी ए विल बी इक्वल टू आई आर ए प्लस ई ए, एंड वी एफ विल बी इक्वल टू आई एफ इंटू आर एफ. तो जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो फील्ड सर्किट होता है, द फील्ड सर्किट एंड आर्मेचर सर्किट आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. सो हियर योर फील्ड सर्किट एंड आर्मेचर सर्किट are separate from each other.
सो योर फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज कंट्रोल्ड by controlling the field current or you can change the field voltage, या फिर आप एक हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। ये जो आपका सर्किट है यहाँ पर क्या होता है, एक आप वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दो। उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करने की वजह से हम आईएफ को चेंज कर सकते हैं, और आईएफ को चेंज जब हम करते हैं उसकी वजह से आपका फ्लक्स चेंज होता है। सिमिलरली अगर आप इस वीएफ को ही चेंज करोगे, इस वीएफ को चेंज करने की वजह से भी आप अपने फ्लक्स पे कंट्रोल आपको मिल जाता है। और इन एडिशनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड resistance in the field circuit. देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक जो आपके डिवाइसेस आए, इनसे क्या एडवांटेज मिलती है। जब मैं यहाँ पर जो आपका ये सर्किट है, आपका फील्ड सर्किट है, तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस एक लगा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल ऐसे रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, तो जैसे इसमें करंट फ्लो होगी तो कुछ एडिशनल हमारे लॉसेस हो जाएंगे। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस एडिंग ए रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट, व्हाट यू कैन डू, ये जो आपका वीएफ है, यू कैन प्रोवाइड दिस वीएफ यूजिंग योर, अगर आपके पास एक डीसी सप्लाई है, सो यू कैन यूज चॉपर्स। अगर एसी सप्लाई आ रही है तो वहां पर आप रेक्टिफायर्स का यूज कर सकते हो। कुछ उनमें भी लॉसेस होंगे, बट ये जो रेजिस्टेंस के अंदर जो लॉस होगा, इट विल बी मच हायर। बट एक डिसएडवांटेज आएगी कि कॉस्ट विल बी मच मोर। तो आप क्या कर सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू इस वीएफ को कंट्रोल कर सकते हो। वीएफ को जब आप चेंज करोगे, उसकी वजह से आपका आईएफ चेंज होगा एंड यू कैन कंट्रोल द फ्लक्स। So your flux is controlled by controlling the field current. You can control your field voltage, and or we can add resistance in the field circuit. जो आपका आर्मेचर सर्किट है, यहाँ पर we can control your armature current, you can control VA, या फिर उधर पे भी आप क्या कर सकते हो, you can add a resistance in series. तो जो आपका ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, इसमें क्या होता है, योर फील्ड एंड आर्मेचर वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ each other. So in your separately excited DC motor, the field and armature voltage can be controlled इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर आप वीएफ को चेंज करोगे, इससे आपके वीए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वीए को चेंज करते हो, वीए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयर इज एन इनहेरेंट डिकपलिंग बिटवीन द टू सर्किट्स। तो इसके बाद मैं ये चीज़ ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले हम थोड़ा और डिटेल में पढ़े डीसी मोटर, जो आपकी डीसी मोटर ड्राइव्स हैं, कुछ हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। तो टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ कि कैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो उस क्लास को फिर से आप एक बार देख लो, जिसको ये पता नहीं है अबाउट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर या शंट मोटर। तो हमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले थे, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक थे।
यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिल रहा था, दिस वाज v अपॉन k phi 2, this was v upon k phi 1. Here your phi 1 was greater than phi 2. अब ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड करंट है your if1 is greater than if2. तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में आप क्या कर सकते हो, पहले एक फील्ड करंट का वैल्यू लो, जब एक फील्ड करंट का वैल्यू लिया उससे आपको एक फाई का वैल्यू मिला, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, फील्ड करंट को डिक्रीज किया, उससे हमें दूसरा फाई 2 का वैल्यू मिला, तो हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका टॉर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी स्पीड यहाँ पर डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आप एक शंट जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, वहां पर आपको ऐसे 2-3 कर्व्स नहीं मिलेंगे, वहां पर बस हमारे पास एक कर्व होता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि टॉर्क और जो ये स्पीड है, ये आपस में इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। तो ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आपके पास एक लोड होता है। हम क्या करते हैं, पहले हम लोड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हमारे पास जो लोड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज होते हैं, फिर हम अपने जो हमारा मोटर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कौन सा मोटर जो है वो बेस्ट सर्व कर सकता है इस लोड को। तो जहाँ पर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होगा तो वहाँ पर यू कैन गो फॉर डीसी सीरीज मोटर। सिमिलरली जहाँ पर आपको मोर और लेस कांस्टेंट स्पीड चाहिए, यू कैन गो फॉर ए डीसी शंट मोटर। तो ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन द लोड एंड लुकिंग एट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मोटर आप एम्प्लॉय करोगे किस जगह पे। एक और टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी, या यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डीसी शंट और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स। तो स्पीड कंट्रोल में हमारे पास दो टाइप के कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। वन इज योर फील्ड कंट्रोल, सो फील्ड कंट्रोल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर वी वांट कंट्रोल ओवर बेस स्पीड। कोई एक बेस स्पीड है, उस पर आपकी ड्राइव ऑपरेट करिए, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है सो देयर वी गो फॉर फील्ड कंट्रोल। सेकेंड इज योर आर्मेचर कंट्रोल। Armature control is used for control below base speed. तो अगर कोई बेस स्पीड है, आपकी ड्राइव है वो सपोज 600 आरपीएम पे वर्क कर रही है, तो ये आपकी बेस स्पीड है। अगर आपको स्पीड्स चाहिए ग्रेटर देन 600 आरपीएम सो गो फॉर फील्ड कंट्रोल, और अगर आपको कंट्रोल ओवर स्पीड चाहिए बिलो 600 आरपीएम सो हियर यू कैन गो फॉर फील्ड कंट्रोल। तो जो सबसे पहला हम कंट्रोल पढ़ेंगे दैट विल बी योर फील्ड कंट्रोल। सो फील्ड कंट्रोल विल बी यूज जहां पर आपको स्पीड कंट्रोल चाहिए अबव बेस स्पीड। तो अगर ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, पहले एक सिंपल से आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे हम ये स्पीड कंट्रोल अचीव करते हैं। सो यहाँ पर
एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने ली है, लेट मी कॉल इट आर एडजस्टेबल। एक एमीटर है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी फील्ड करंट कितनी होगी। दिस इज वीएफ। इसमें ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, कुछ इंडक्टेंस होगी। इंडक्टेंस को हम ज़्यादा लेते नहीं हैं इन पिक्चर, बिकॉज स्टेडी स्टेट में आपकी इंडक्टेंस वो वाला जो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। एंड दिस इज़ योर आर्मेचर सर्किट। तो क्योंकि हम अभी फील्ड कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें आर्मेचर सर्किट पे उतना ध्यान नहीं देना है। आपकी नज़र अभी होनी चाहिए ऑन योर फील्ड सर्किट। तो सेपरेटली एक्साइटेड के लिए आपका ये ऐसा सिस्टम बनेगा। अगर आपके पास शंट मोटर होगा तो शंट में भी दिस इज योर आर्मेचर सर्किट। फील्ड सर्किट में आप एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लगा सकते हो। दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग। ये आपका आर्मेचर वोल्टेज है। दिस इज EA RA। दिस इज आर्मेचर करंट। यहाँ से आपकी फील्ड करंट आ रही है। सो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस आप IF को चेंज कर सकते हो। ऐसी कंडीशन आपकी कंपाउंड मोटर में भी आ जाएगी। उसमें भी जो आपका फील्ड सर्किट है उसमें आप एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लगा सकते हो। एंड चेंजिंग दैट एडजस्टेबल रेजिस्टेंस यू कैन गेट कंट्रोल ओवर योर फील्ड करंट। तो हमें देखने कैसे हम फील्ड कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, आप एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस नहीं लगाना चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्टली वेरी दिस VF। यहाँ पर क्या होंगे, यूजिंग योर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके पास चॉपर्स होंगे, आप इस VF के वैल्यू को चेंज कर सकते हो। वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। सो अब कैसे आपकी स्पीड हम इससे कंट्रोल करते हैं। सो वी विल स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट बिहेवियर। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये जो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कनेक्ट की है, इसके वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। दिस इज योर IF। सो जब आप इस वैल्यू को बढ़ा दोगे, इसकी वजह से क्या होगा, योर IF दिस इज इक्वल टू VF अपॉन RF प्लस, सेपरेटली एक्साइटेड अगर आप ये DC मोटर यहाँ पर देख रहे हो, सो योर VF जो है दिस इज इक्वल टू IF इंटू RF प्लस R एडजस्टेबल। ये LF लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशंस में तो ये होगा नहीं। सो योर VF इज इक्वल टू IF RF प्लस R एडजस्टेबल। तो IF का वैल्यू आपका इसके बराबर आता है। आपके पास अब दो तरीके आप कर सकते हो। आइदर जो अभी जैसे अभी मैंने बोला कि आप इस R एडजस्टेबल को इंक्रीज करो,
तो जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे, इस इंक्रीज की वजह से क्या होगा, योर IF विल डिक्रीज। सेकंड जो आप चीज कर सकते हो, अगर आपको ये वाला वैल्यू नहीं चाहिए, अगर आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सो योर IF दिस विल बी इक्वल टू VF अपॉन RF। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली VF को डिक्रीज कर सकते हो। सो बाय डिक्रीजिंग VF योर IF विल डिक्रीज। ये दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आपके पास चॉपर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, VF के वैल्यू को कम कर दो। तो जैसे आप VF के वैल्यू को कम करोगे, आपका IF का वैल्यू कम हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी चीज, अगर आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं है, सो ये जो आपकी एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, इसको आप बढ़ा दो। जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे, तो जो फील्ड करंट है दैट विल डिक्रीज ऑब्वियसली, क्योंकि जो सर्किट है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो जैसे ही आपकी फील्ड करंट कम हो जाएगी, सेकेंड थिंग दैट विल हैपन इज, मैंने आपसे बोला था कि जो फील्ड, जो आपका फ्लक्स है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ फील्ड करंट। सो जब आपकी फील्ड करंट डिक्रीज हो जाएगी, आपका फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ इसके बराबर होता है के फाई ओमेगा एम। ये आपकी ईएमएफ इक्वेशन है ऑफ योर डीसी मशीन। क्योंकि आपका फ्लक्स कम हो गया, क्योंकि ये फ्लक्स आपका कम हो गया, सो दिस ईए विल डिक्रीज। तो जैसे ही आपका ईए डिक्रीज हो जाएगा, जो IA है, योर IA दिस इज इक्वल टू V माइनस EA अपॉन R है। आप यहाँ से देखोगे, दिस IA इज इक्वल टू V माइनस EA अपॉन R है। कुछ ऐसे भी दिखाते हैं, आप इसको ऐसे सीरीज में भी RA को दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं वैसे नहीं दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपका EA कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका IA है दिस विल इंक्रीज। और क्योंकि आपका, हमने देखा था कि टॉर्क और करंट जो है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, योर टॉर्क दिस इज इक्वल टू के फाई IA। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका फ्लक्स डिक्रीज हो गया है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, करंट आपकी इंक्रीज हो रही है। सो योर फ्लक्स इज डिक्रीजिंग बट योर IA दिस इज इंक्रीजिंग। और इधर क्या होता है, इंक्रीज इन IA इज मच ग्रेटर देन रिडक्शन इन फाई। तो ये जो इंक्रीज इन IA है दिस इज ग्रेटर देन द रिडक्शन इन फ्लक्स। सो ओवरऑल क्या हो जाता है, आपका जो टॉर्क होता है, दिस बिकम्स ग्रेटर देन योर लोड टॉर्क। सो जो लोड टॉर्क आपको चाहिए होता है अंडर स्टेडी स्टेट, क्या होता है, योर जो आपका मोटर जो है, आपका मैकेनिकल टॉर्क दिस इज इक्वल टू लोड टॉर्क, और मोटर एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा होता है। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही हमने फील्ड करंट को कम किया, फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स कम होने की वजह से हमारा बैक ईएमएफ कम हुआ, बैक ईएमएफ जैसे ही कम हुआ, हमने देखा कि हमारे आर्मेचर सर्किट की जो करंट है IA, ये इंक्रीज हो गई। इस करंट की इंक्रीज की वजह से क्या हो गया, हमारा टॉर्क जो है, वो टॉर्क हमारा इंक्रीज हो गया। सो नाउ योर जो आपका मैकेनिकल टॉर्क है, सो दिस इज ग्रेटर देन योर लोड टॉर्क। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप सिंपल अपनी इक्वेशन देखोगे, J d ओमेगा m by dt दिस इज इक्वल टू T माइनस T लोड। अब क्योंकि आपका ये जो है, आपका टॉर्क जो है, दिस हैज बिकम ग्रेटर देन लोड टॉर्क, तो ये जो ओवरऑल आपके पास क्वांटिटी आएगी दिस विल बी पॉजिटिव। सो आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन inertia T minus T load, this will be equal to
डी ओमेगा एम बाय डी टी। और क्योंकि आपका ये जो आप हम यहाँ पर देख रहे हैं टी, दिस इज ग्रेटर देन टी लोड, सो दिस विल बी पॉजिटिव। सो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर जो चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दिस इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। सो इसकी वजह से अब क्या हम देख रहे हैं कि जो स्पीड होती है हमारी, स्पीड इंक्रीजेस। सो अपने आई एफ को कम, फील्ड करंट को कम किया, फ्लक्स कम हुआ, उसकी वजह सो अभी तक हमने देखा कि जैसे हमने फील्ड करंट को कम किया बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस और डिक्रीजिंग द फील्ड वोल्टेज, सो फ्लक्स कम हुआ। फ्लक्स कम होने की वजह से बैक ईएमएफ कम हुआ। बैक ईएमएफ जैसे ही हमारा कम हुआ तो हमने देखा कि आर्मेचर करंट बढ़ गई। आर्मेचर करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आपका टॉर्क है वो बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स ग्रेटर देन द लोड टॉर्क। ये कुछ भी नहीं है, आपकी जो रोटेशनल सिस्टम होते हैं उसके लिए वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि डी ओमेगा एम अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जे टी माइनस टी लोड। तो यहाँ पर क्योंकि अवर टी दिस इज ग्रेटर देन टी लोड, सो ये वाली आपकी जो क्वांटिटी आ रही है दिस इज पॉजिटिव। सो व्हेन डी ओमेगा एम अपॉन डी टी इज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि स्पीड जो है हमारी इट इज इंक्रीजिंग। तो अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही आप फील्ड करंट को कम करते हो तो ये सब स्टेप्स होते हैं एंड फाइनली आप क्या देखते हो कि स्पीड जो होती है हमारी इट इंक्रीजेस। तो अगर आप वापस थर्ड स्टेप पे जाओगे तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा ई ए था, ई ए इज इक्वल टू के फाइ ओमेगा एम। अब हमारा ओमेगा एम जो है वो इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही ओमेगा एम हमारा इंक्रीज होता है, इसकी वजह से अब हमने क्या देखा, जो ई ए है इसका वैल्यू भी इंक्रीज हो गया। तो पहले जो कुछ भी ए का वैल्यू था, जैसे ही स्पीड बढ़ी तो ई ए का वैल्यू भी हमारा बढ़ गया। तो जैसे ही आपका ई ए का वैल्यू बढ़ जाएगा तो कौन सी चीज चेंज होगी सबसे पहले, दैट इज योर फील्ड, sorry, that is your armature current, because this is equal to V minus EA upon RA। तो जैसे ही EA का वैल्यू बढ़ेगा तो IA का वैल्यू कम हो जाएगा। तो जैसे ही आपके IA का वैल्यू अब कम हो जाएगा तो अब हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा टॉर्क है दिस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। और ये टॉर्क कब तक डिक्रीज होगा, बिकॉज योर टॉर्क दिस इज इक्वल टू के फाइ IA। सो बिकॉज IA हैज डिक्रीज्ड, टॉर्क विल डिक्रीज। और ये टॉर्क तब तक डिक्रीज हो जाएगा until your T this is becomes equal to T load। तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपकी वो स्टेबल कंडीशन आ जाएगी, जो आपका मोटर का जो टॉर्क है दिस विल बिकम इक्वल टू लोड टॉर्क। बट ये कब होगा, नाउ दिस विल हैपन एट ए हायर स्पीड, कि स्पीड आपकी बढ़ गई थी। तो जैसे ही आपकी स्पीड अब बढ़ रही है तो आप क्या देख रहे हो कि आपका IA का वैल्यू कम हो रहा है। तो IA का वैल्यू जैसे ही कम होगा तो टॉर्क भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर आपका लोड टॉर्क और ये जो आपका मोटर में जो ये टॉर्क है दिस विल बिकम इक्वल। तो लेकिन अब जब ये इक्वल होगा इस टाइम पे क्या होगी, स्पीड्स जो है दैट विल बी हायर। तो ऐसे हम वी अचीव द स्पीड कंट्रोल फॉर स्पीड्स अबव बेस स्पीड। हम क्या करते हैं, वी चेंज IF बाय चेंजिंग IF, फ्लक्स चेंजेस, बिकॉज ऑफ फ्लक्स आपका EA चेंज होगा, इसकी वजह से IA चेंज होगा, जिसकी वजह से आपका टॉर्क चेंज हो जाएगा। अब जब टॉर्क बढ़ेगा इसकी वजह से क्या होगा, आप देखोगे कि आपकी जो स्पीड है इट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इसकी वजह से EA आपका बढ़ेगा, IA कम हो जाएगा। अब क्या होगा, आपका जो टॉर्क है इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग अंटिल इट बिकम्स इक्वल टू लोड टॉर्क। लेकिन अब जो ये नई कंडीशन है, पहले भी आपका क्या था, यहाँ पर भी स्टार्ट में क्या था आपका, योर T वॉज इक्वल टू, स्टार्ट में भी क्या था आपका, T वॉज इक्वल टू T लोड एट सम स्पीड, समझो आप ले लो एट जो यहाँ पर स्पीड थी दिस वाज 600 RPM। तो जब ये सारी चीजें हो गई, आपका ये T बिकेम ग्रेटर देन T लोड, आपकी स्पीड अब बढ़ गई। ये सपोज ये आपकी 650 RPM
बढ़ गई। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है, ईए कम हो जाता है, आईए कम हो जाता है, अब आपका टॉर्क गिरता 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 है, एंड वंस अगेन योर टॉर्क बिकम्स इक्वल टू टी लोड। बट यहाँ पर क्या होगा, आपकी स्पीड कुछ डिफरेंट होगी, 600 आरपीएम से ज्यादा होगी, 640 645। बट नाउ अब आपकी क्या है, यू हैव अचीव्ड योर स्पीड्स अबव बेस स्पीड। तो ऐसे हम फील्ड कंट्रोल से क्या करते हैं, अगर हमें ज्यादा स्पीड चाहिए होती है, इफ यू वांट टू गो फॉर स्पीड कंट्रोल अबव बेस स्पीड, तो वहां पर वी कैन गो फॉर फील्ड कंट्रोल। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट the armature control, how we achieve speed control using armature control. तो ये जो आपका आर्मेचर कंट्रोल होता है, इसमें भी हमारे पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, और जो आपका सेकेंड है दैट इज आर्मेचर टर्मिनल कंट्रोल। आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। और ये दोनों हम कहाँ पर यूज करते हैं, फॉर स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। सो नेक्स्ट क्लास में कल हम देखेंगे कैसे यूजिंग आर्मेचर कंट्रोल हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो टुडे विल स्टॉप हियर, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द स्पीड कंट्रोल। उसमें स्पीड कंट्रोल में हमने फील्ड फ्लक्स कंट्रोल देखा था। स्पीड जो हमारा फील्ड कंट्रोल होता है, वी यूज इट फॉर कंट्रोलिंग स्पीड्स अबव बेस स्पीड। तो जो सेकेंड हमारा आता है दैट इज आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल में भी हमारे पास होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, और दूसरा होता है आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। तो ये जो हमारा स्पीड कंट्रोल है, दिस इज यूज्ड फॉर स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। तो हमारी जो बेस स्पीड होगी, अगर उसके बिलो हमें हमारी स्पीड को कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो वहां पर हम आर्मेचर कंट्रोल ही यूज करते हैं। तो इसमें हम आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल यूज कर सकते हैं या आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, ये जो फील्ड करंट है, आप वी एफ को यू विल होल्ड इट कांस्टेंट, आई एफ का एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, तो इसके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो आपका आर एक्सटर्नल है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो बाय वेरिंग दिस रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, जो हमारी करंट होती है आई, हम इस करंट आई को चेंज करते हैं, और इस आई को चेंज करने की वजह से हमें मिलता है स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड्स। अब ये कैसे होता है, तो ये चीज अब हमें देखनी है। तो जैसे ही हम ये आर एक्सटर्नल हम बढ़ा देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो जैसे ही आपके सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ये सर्किट की जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगी। तो जो सबसे पहली चीज है, योर करंट आई ए, और आई ए किसके बराबर है, योर आई ए इज इक्वल टू वी। ये जो मैं राइजिंग दिखाता हूँ, इसका मतलब ही होता है कि ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सो इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली अगर ऐसे एरो दिखाओगे तो इसका मतलब ही होता है कि राइजिंग पोटेंशियल इज इन दिस डायरेक्शन। सो अगर आप इस लूप में आप केवीएल अप्लाई करते हो, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, v माइनस ई ए अपॉन आर ए प्लस दिस आर एक्सटर्नल। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी वी ए माइनस बैक ई एम एफ ई ए
डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हमारी आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, और जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड की है सर्किट में, सो दिस विल बी इक्वल टू वी ए माइनस ई ए अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। तो इसमें हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हमने इस आर एक्सटर्नल का वैल्यू बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी करंट आई ए है दिस विल डिक्रीज। तो जैसे हमारी करंट आई ए डिक्रीज हो जाएगी, तो हम जानते हैं जो टॉर्क होता है बराबर, योर टॉर्क इज इक्वल टू के फाई आई ए। तो क्योंकि हमारी करंट आई ए डिक्रीज हो गई तो हमारा टॉर्क भी डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही हमारा टॉर्क डिक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा टॉर्क है दिस विल बिकम लेस देन द लोड टॉर्क। तो लास्ट क्लास में हमने देखी थी ये जो हमारी इक्वेशन है, जे डी ओमेगा एम अपॉन डी टी टी माइनस टी लोड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपकी क्वांटिटी है, क्योंकि जो लोड टॉर्क है दैट इज ग्रेटर देन जो आपका मोटर टॉर्क डेवलप कर रहा है, सो दिस विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो हमारी चेंज इन स्पीड है दैट इज डी ओमेगा एम बाई डी टी, जो हमारी स्पीड है दैट इज डिक्रीजिंग। तो अब क्या होगा, हमारी स्पीड बेस स्पीड के नीचे आ जाएगी। जैसे ही आप आई ए के वैल्यू को कम करोगे, आई ए के वैल्यू को आप कैसे कम करोगे, बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो जैसे ही सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपकी करंट आई ए कम हो जाएगी, उसकी वजह से टॉर्क कम होगा। टॉर्क जैसे ही लो टॉर्क से कम हो जाएगा, हम देखेंगे कि जो स्पीड है, स्पीड हमारी कम हो रही है। तो जैसे ही हमारी स्पीड कम हो जाएगी तो बैक ईएमएफ जो है हमारा ई ए दैट इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम। अब देखो इस वाले केस में क्या है, जो आपका ये फाई है दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि आपने वी एफ का वैल्यू फिक्स करके रख दिया, वहां पर आप रेजिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो इन द फील्ड सर्किट। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं आपके फील्ड सर्किट के पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। आपका वी एफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर एफ जो है फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वो भी चेंज नहीं हो रही है। तो जो ये करंट आई एफ है ये कांस्टेंट है। जब आपकी करंट आई एफ कांस्टेंट है तो जो फ्लक्स आपका इसकी वजह से आ रहा है, फ्लक्स भी अब आपका कांस्टेंट होगा। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। तो स्पीड डिक्रीज होने की वजह से अब क्या हो जाएगा, जो आपका बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ विल डिक्रीज। और जैसे ही आपका बैक ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से फिर से जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दिस इज इक्वल टू वी माइनस ई ए अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। तो अब क्या हुआ है, इनिशियली आपने आई ए का वैल्यू कम कर दिया, जैसे ही आपने आई ए का वैल्यू कम कर दिया, टॉर्क कम हो गया। टॉर्क कम होने की वजह से आपकी स्पीड कम हो गई। जैसी स्पीड कम हुई तो बैक ईएमएफ कम हुआ। बैक ईएमएफ क्योंकि आपका कम हो गया, तो अब क्या होगा, करंट थोड़ा, अब आपकी करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट के इंक्रीज होने की वजह से फिर से क्या हो जाएगा, जो आपका टॉर्क है, टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। और ये टॉर्क कब तक बढ़ता जाएगा, अनटिल जो आपका टॉर्क है दिस वंस अगेन बिकम्स इक्वल टू टी लोड। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फिर से क्या हो जाएंगे, जो दोनों हमारे टॉर्क हैं, जो हमारा मोटर जो उसके पास टॉर्क है, जो वो लो टॉर्क के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बस डिफरेंस क्या होगी कि योर टी विल बिकम इक्वल टू टी लोड बट एट लोअर स्पीड। लास्ट केस में क्या हो रहा था, जो मोटर है वो ज्यादा टॉर्क डेवलप कर रहा था, जितना लोड को चाहिए था उससे ज्यादा टॉर्क डेवलप हो रहा था। उसकी वजह से क्या हो रहा था, स्पीड बढ़ रही थी। तो जब स्पीड बढ़ती थी तो आपका बैक ईएमएफ बढ़ता था, बैक ईएमएफ बढ़ने की वजह से करंट कम होती थी, और फिर आपका टॉर्क डिक्रीज होता था अंटिल फिर से जो आपका लोड टॉर्क है और जो आपका मोटर टॉर्क डेवलप कर रहा है वो टॉर्क आपके इक्वल हो जाते थे। यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है कि आप करंट को जैसे ही आई को कम करते हो, आपका लोड टॉर्क कम हो जाता है। लोड टॉर्क कम होने की वजह से स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो लोड है इट नीड्स मोर टॉर्क, और आपका मोटर उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही स्पीड डिक्रीज होगी, बैक ईएमएफ कम होगा। बैक ईएमएफ कम होगा तो अब करंट आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपकी करंट बढ़ेगी,
तो अब क्या होगा, टॉर्क आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और एक ऐसी मोमेंट आ जाएगी, ये स्पीड कब तक आपकी कम होती जाएगी, जब तक आपका टी विल बिकम इक्वल टू टी लोड। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी बट एट लोअर स्पीड। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बिलो बेस स्पीड हम क्या कर सकते हैं, हम स्पीड कंट्रोल एम्प्लॉय कर सकते हैं इन सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। सिमिलर चीज आप शंट मोटर में भी कर सकते हो, वहां पर जो उसका आर्मेचर सर्किट है, आर्मेचर सर्किट में आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। बट इस वाली मेथड का एक डिसएडवांटेज है, तो अगर आप में से कोई मुझे चैट में लिख के बोल दो कि इस मेथड का क्या डिसएडवांटेज होगा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल का। क्योंकि आप अपने सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हो, और रेजिस्टेंस में क्या होता है, हम हमें लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपका जो कुछ भी पावर होगा वो इस रेजिस्टर में डेसिपेट हो जाएगा। तो इसका जो एफिशिएंसी होती है ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, तो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज वेरी बैड। ऑल्दो ये बहुत ही इकोनॉमिक मेथड होता है, क्योंकि बहुत ही एक चीप सा मेथड है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट में कनेक्ट करते हो और उस रेजिस्टेंस को वेरी करके आपको आपको स्पीड कंट्रोल मिलता है ओवर द मोटर। बट इसकी जो एफिशिएंसी है, सो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज वेरी बैड। ये जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें आपके लॉसेस हो जाएंगे। ऑल्दो स्पीड कंट्रोल का सबसे इकोनॉमिक मेथड, अगर पैसा बचाना है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल सबसे इजीएस्ट मेथड है। सो ऑल्दो इट इज द मोस्ट इकोनॉमिक मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज आर्मेचर टर्मिनल कंट्रोल। जो सेकंड आपका इसमें आता है, दैट इज योर आर्मेचर टर्मिनल कंट्रोल। ये भी आपका यूज होता है फॉर स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड। दैट इज योर आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं, हम आर्मेचर जो आपकी वोल्टेज होती है उसको कंट्रोल करते हैं। तो आपके पास यहाँ से हो सकता है आपके पास एसी सप्लाई होगी, सो यू विल गिव दैट एसी सप्लाई टू द योर कन्वर्टर्स। वो कन्वर्टर्स क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, एंड यू कैन गिव दैट वेरिएबल डीसी टू योर मोटर। तो आप इस, या फिर अगर आपके पास डीसी सप्लाई है तो यहाँ पर चॉपर्स लगे होंगे। सो यूजिंग दोज चॉपर्स आप मैग्नीट्यूड जो है, आप इनपुट जो दे रहे हो उसको आप चेंज कर सकते हो, एंड बाय चेंजिंग दिस वी ए वी गेट द स्पीड कंट्रोल। तो इसमें भी क्या होगा आपका, आप वी ए को कम कर दो। तो जैसे ही आप वी ए को कम करोगे, वी ए कम करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो आई ए है, आई और वी ए के बीच का जो रिलेशनशिप है, योर आई ए दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस ई ए अपॉन आर ए।
क्योंकि हमने ये जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज है इसको हमने रिड्यूस कर दिया, इसकी वजह से क्या होगा, जो करंट है करंट रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी करंट रिड्यूस हो जाएगी हमारा टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। टॉर्क रिड्यूस होता है सो योर टी इट विल बी अगेन लेसर देन टी लोड। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आप जो आपकी वोल्टेज है वोल्टेज को आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप रेटेड वैल्यूज पे वर्क कर रहे हो आप वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दी बियॉन्ड रेटेड वैल्यूज तो जो इंसुलेशन होती है वो आपकी इंसुलेशन जल सकती है। तो अगर आप रेटेड वैल्यूज पे वर्क कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वोल्टेज को कम करना है। तो जैसे आपने वोल्टेज को कम कर दिया आपकी करंट आईए कम हो जाएगी। आपकी करंट आईए कम हो जाएगी तो टॉर्क कम हो जाएगा। टॉर्क कम होने की वजह से योर टी इज नाउ लेसर देन टी लोड। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी स्पीड जो है दैट विल डिक्रीज। डी ओमेगा एम बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 1/j t minus t load. So this will again become negative, क्योंकि ये नेगेटिव है आपकी स्पीड अब डिक्रीज हो रही है। और जैसे ही आपका ओमेगा एम रिड्यूस हो जाएगा सो योर ओमेगा एम इट रिड्यूसेस, तो स्पीड जो होती है आपकी मोटर की इट विल रिड्यूस। तो जैसे ही आपकी स्पीड कम हो जाएगी सो जो नेक्स्ट पैरामीटर आपका कम हो जाएगा दैट विल बी द बैक ईएमएफ ईए, बिकॉज योर ईए दैट इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम। क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो गई ईए डिक्रीज हो जाएगा। और इस ईए के डिक्रीज की वजह से, क्योंकि अभी हमारा क्या है यहाँ पर, अगर आप देखोगे आपका जो मोटर जो टॉर्क डेवलप कर पा रहा है दैट इज लेसर देन द लोड टॉर्क। जो आपके लोड की डिमांड है उससे कम आपका टॉर्क डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड अब डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे आपकी स्पीड डिक्रीज होती है वैसे वैसे क्या हो रहा है, अब आपकी आपका बैक ईएमएफ कम हो रहा है। और बैक ईएमएफ कम होने की वजह से आपकी अब करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। स्पीड गिरती है लेकिन स्पीड गिरने की वजह से आपकी जो आर्मेचर करंट है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि आपकी आर्मेचर करंट दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस ई ए अपॉन आर ए, तो क्योंकि ई ए आपका डिक्रीज हो रहा है आई ए आपका राइज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब आपका टॉर्क जो आपकी मशीन डेवलप कर रही है, आपका मोटर जो डेवलप कर रहा है इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो अभी भी देखो हमारा क्या है, देखो लो टॉर्क जो है ये कम हो गया है, जब का ये मोटर जो टॉर्क डेवलप कर रहा है वो कम हो गया है। लो टॉर्क आपका ज्यादा है। अब क्या हो गया, जैसे इसकी वजह से क्या हो गया, स्पीड कम हो गई। स्पीड जैसे ही कम हो गई ये कम हुआ आइए बढ़ने लगा। अब क्या हो गया, ये वाला टॉर्क जो है ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। और फाइनली क्या होते हैं, ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाते हैं। सो जैसे ही आपकी करंट आइए बढ़ेगी दिस टॉर्क टी ए विल इंक्रीज अंटिल, जब तक ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे नाउ योर टी विल बिकम इक्वल टू टी लोड बट एट लोअर ओमेगा एम। देखो जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस टाइम पे क्या होगा, जो आपकी ये हम जो ये लिखते हैं डी ओमेगा एम अपॉन डी टी दिस इज इक्वल टू 1/j टी माइनस टी लोड। तो जब ये दोनों बराबर हैं सो टी माइनस टी लोड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो नाउ योर चेंज इन स्पीड इज जीरो, यानी अब आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अब उसने एक वैल्यू पकड़ लिया है, एक स्टेबल वैल्यू पकड़ लिया। बट ये वैल्यू क्या होगा, जो पहले की बेस स्पीड थी उससे कम वैल्यू होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल है, यहाँ पर आप ये जो वी ए का वैल्यू है आप इसको बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो तक ले सकते हो। सो यहाँ पर क्या होता है, इस वाले स्पीड कंट्रोल में योर स्पीड कंट्रोल फ्रॉम जीरो टू बेस स्पीड इज पॉसिबल। सो हियर इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल from 0 to base speed is possible. And that too in both directions. So theoretically आप क्या कर सकते हो, आप 0 to base speed स्पीड कंट्रोल आपका पॉसिबल है। एंड यू कैन इवन बाद में आप अगर आपकी स्पीड जीरो होगी उसके बाद अगर आप अपनी सप्लाई का ये चेंज कर दोगे तो ये इट इज इवन पॉसिबल कि आप क्या कर लोगे, यू कैन अचीव स्पीड कंट्रोल इन बोथ डायरेक्शंस। बट प्रॉब्लम क्या है इस मेथड के साथ, ये एफिशिएंट तो बहुत है, इट इज एफिशिएंट
बट वेरी कॉस्टली, क्योंकि अब इसमें आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें लग रहे हैं, तो ये एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो आपका स्पीड कंट्रोल है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट। आपको ये स्पीड कंट्रोल देता है फ्रॉम जीरो टू बेस स्पीड इन बोथ डायरेक्शंस। बट द प्रॉब्लम इज इट इज़ एफिशिएंट बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये आपके कुछ मेथड्स थे टू अचीव स्पीड कंट्रोल। तो सबसे पहला हमने जो देखा दैट वाज योर फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? व्हेन यू वांट टू अचीव स्पीड कंट्रोल ओवर बेस स्पीड। बेस स्पीड से अगर आपको मशीन की स्पीड बढ़ानी है तो वहाँ पर आप ये फील्ड कंट्रोल एम्प्लॉय करोगे। आप अपने फील्ड सर्किट में कुछ चेंजेस करते हो जिसकी वजह से फील्ड करंट चेंज होती है, और फील्ड करंट चेंज होने की वजह से हमारी स्पीड बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है वो सारा यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद सेकंड मेथड था आपका आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल में भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में हम आर्मेचर सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो हमारी जो करंट है आई दिस विल डिक्रीज, तो जिसकी वजह से हमारा स्पीड कंट्रोल पॉसिबल होता है बिलो बेस स्पीड्स। सिमिलरली आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल, हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीए जो आपका आर्मेचर जो है आपका, उसको जो हम इनपुट देते हैं वो देते हैं यूजिंग योर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। यहाँ पर आपके पास एक स्टैटिक आपके पास ये सप्लाई होगी। तो जैसे ही आप इसको ये सप्लाई को वेरी कर रहे हो, आपका वी आपने रिड्यूस कर दिया, इसकी वजह से आप क्या करते हो, आपको करंट पे कंट्रोल मिलता है, आप टॉर्क को चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल बिलो बेस स्पीड्स। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मैं आप सबकी अटेंडेंस ले लेता हूँ।